तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी जो यूनिट से पहले फर्स्ट 2 पेजेस है जिसमें एक पेंटिंग के बारे में बताया गया, आज हम वो रीड करेंगे, उसको समझेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ वर्ड है, जैसे पहला है एब्सोल्यूटिस्ट। तो आने वाले जब हम चैप्टर रीडिंग करेंगे तो उसमें वर्ड आएगा एब्सोल्यूटिस्ट। इसका क्या मतलब होता है? लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। तो ये सब एग्जाम में नहीं आना, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आगे रीडिंग में आसानी हो। तो एब्सोल्यूटिस्ट क्या हो गया? एक ऐसी गवर्नमेंट हो गया, एक ऐसी सिस्टम हो गया जिसमें क्या कि पावर एक ही जगह एक्सरसाइज करे। जैसे आज का क्या होता है, अब गवर्नमेंट जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें पावर डिवाइडेड है। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का चैप्टर। तो हमारे जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पावर डिवाइडेड है। हेल्थ मिनिस्ट्री के पास अलग पावर है, उस अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास अलग पावर है। लेकिन जब आपने पढ़ा होगा स्टोरीज में कि जब राजा महाराजाओं का जमाना होता था तब सारी पावर एक महाराजा के पास होती थी। महाराजा ने जो बोल दिया वही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता था। तो उस टाइप की गवर्नमेंट या इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल। तो मोनार्कियल भी वही होता है, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, यही जो किंग और राजा वगैरह जब रूल करेंगे तो वो हो गया मोनार्कियल। तो और नेक्स्ट जो एक वर्ड है वो है यूटोपियन। आगे हम यूटोपियन भी एक वर्ड आएगा। तो इसका क्या मतलब होता है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। तो एक ऐसा विजन सोसाइटी का जो बहुत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर एक्चुअल में उसका एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। जैसे उस अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि बहुत पुराने जमाने की बात पढ़ेंगे, जब राजा महाराजों का जमाना था। तो तब जो ये डेमोक्रेसी का आइडिया था, आज तो हमें लगता है कि हर जगह डेमोक्रेसी है, पर एक जमाना ऐसा था जब राजा महाराजा थे तब डेमोक्रेसी नहीं थी। तो तब वहां पे अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करता तो वो एक तरह की यूटोपियन बात होगी, क्योंकि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सब पीपल के पास पावर होगी, पीपल अपने खुद का रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर पाएंगे, पीपल के अकॉर्डिंग कंट्री चलेगी। लेकिन वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि सारा सिस्टम चेंज करना पड़ता। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आइए कुछ और वर्ड्स है उनको भी जान ले, तो उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। लिबरल आगे हम पढ़ेंगे। लिबरल का क्या मतलब होता है कि बिलीविंग इन और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड अवॉइडिंग एक्सट्रीम सोशल पॉलिटिकल चेंज। तो इसका मतलब होगा कि फ्रीडम लेना विदाउट अ बिग चेंज, लेकिन फ्रीडम लेना, पीपल की फ्रीडम हो और ऐसे प्रिंसिपल्स पे काम करे जिसमें सबकी हित छुपा हो। और एक और वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल। जो पीपल में आपसी भाईचारा होता है उसको हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। और एक और वर्ड है, यह है प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड का क्या मतलब है? अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि एक रिपोर्ट होती है जिसमें हर कोई अपना वो कर पाए, रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर पाए। तो आइए अब चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक खोल लीजिए और जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मेरे साथ साथ मार्क कीजिए। मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, जो ब्लू लाइंस में मैंने मार्क की है वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस है, और आगे आने वाले जब कोई ग्रीन लाइन में मार्क होगी तो वहाँ मतलब वहाँ पे कोई क्वेश्चन बन रहा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और आप अपनी बुक साथ में खोल लीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके खोल लीजिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इन 1848 फेडरिक सोरो। तो फेडरिक सोरो कौन है? यहाँ पे पेंटर का नाम है। इन 1848 फेडरिक सोरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams of a world made up of a democratic and social republic, as he called them. तो फेडरिक, यहाँ पे एक फ्रेंच आर्टिस्ट की बात की गई है। 1848 का टाइम है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिसका नाम क्या है? फ्रेडरिक सोरो। तो इसने एक पेंटिंग बनाई है विजुअलाइजिंग। उसमें उस पेंटिंग में उसने अपने क्या विजुअल दर्शाया है? उसने ये जताना चाहा कि वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक हो जाए।
एंड सोशल रिपब्लिक हो जाए, मतलब वर्ल्ड फ्री हो जाए, अपने हिसाब से चले, लोगों के हिसाब से चले और डेमोक्रेटिक हो जाए। आइए मैं आपको एक बार पेंटिंग दिखा रही, तो वो कौन सी है जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये भी हाफ ही पेंटिंग है, अभी इसी से जानेंगे, उसके बाद मैं आपको फुल भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कैसे कि सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। तो आइए अब पहले रीड करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको समझाई जाऊंगा। ओके, तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट की बात की गई है जिसने अपनी पेंटिंग का अपने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के विचार दर्शाए हैं एज द फर्स्ट प्रिंट। तो इस सीरीज, इसने ना एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट की, इसमें 4 पेंटिंग उसने पेंट की थी। पर अभी हम सिर्फ उसकी फर्स्ट पेंटिंग की बात करेंगे, और जो अभी आपने देखी वो उसकी फर्स्ट पेंटिंग थी इस सीरीज की। ऑफ द शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए जो ब्लू पे है। शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it. तो इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि अलग अलग कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, अलग अलग कंट्रीज के, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, मैन एंड वुमेन, सारे मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में। आप देख सकते हैं कैसे एक लंबी सी ट्रेन बन रही है, तो कितनी दूर से आ रही है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से कितना दूर है, कम से कम किलोमीटर में होगी। तो यहाँ से लोग मार्च कर रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ रहा हो कौन सी कंट्री के, ये फर्क नहीं पड़ रहा क्यों मैन एंड वुमेन, सारे मार्च करते आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास कर रहे हैं, उसके आगे ऑनर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। personified liberty as a female figure, तो उस टाइम जो आजादी है उसको एज अ फीमेल फिगर रिकॉग्नाइज किया जाता है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of right of man in other hand। तो उस टाइम मतलब क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पे एक तरह के आजादी की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, और उसको इसलिए एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया गया, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसके हाथ में टॉर्च सी आपको कुछ मशाल से दिख रही होगी, तो इसको टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मैंने कहा कि जो सबको सही रास्ता दिखाए, और ये है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्या है कि जिसमें इंसानों के राइट्स हो, बेसिक राइट्स, जैसे आज में कुछ राइट्स मिले, राइट टू फ्रीडम, राइट टू पीस, अलग अलग राइट्स मिले, वैसे यहाँ पे ये इसने एक हाथ में ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ी हुई है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन पकड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आइए आगे रीड करते हैं। आइए, उम्मीद आप साथ साथ मार्क जरूर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बीच में भूल ना जाइएगा। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो अब जैसा कि देख सकते हैं पेंटिंग में कि ग्राउंड पे कैसे एब्सोल्यूटिस्ट, मैंने आपको बताया था ना कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट महाराजा, तो आप देख सकते हैं कैसे ताज वगैरह बिखरे हुए हैं, स्वॉर्ड्स बिखरे हुए, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ताज वगैरह से बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया कि शैटर हुए पड़े हैं, कि इस यहाँ पे क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, पेंटर की भावना ही समझिए। यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि पहले महाराजों का जमाना था, लेकिन लोगों ने लड़ाई करके जैसे मर्जी करके उनका देखो शासन अंत किया, तभी उनकी जो रिमेन्स है वो कैसे बिखरी हुई है और लोग ऐसे डेमोक्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेंटर की भावनाएं समझिए। तो ऑन द अर्थ मैंने आपको दिखाया कि कैसे वो बिखरा हुआ था, उनकी जो रिमेन्स है इन सॉरोस यूटोपियन विजन। तो आपको मैंने यूटोपियन का मतलब पहले भी बताया था कि जो सुनने में तो अच्छा हो पर सच उस टाइम सच होना बहुत मुश्किल हो, जैसा कि आपने देखा पीछे कि डेमोक्रेटिक कितना अच्छा लग रहा था, पर उस टाइम तो डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं था। तो वो बहुत ही एक हंसी वाला बन जाता था कि कहाँ से आएगी। जब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी होगी, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इट। तो इसलिए उसके पेंटिंग को यूटोपियन कहा गया। The people of the world are grouped as distinct nations, identified
through their flags and national costume. Leading the procession way past the Statue of Liberty are United States and Switzerland, which by this time has already nation states. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनको एक ही फॉर्म से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम से या उन्होंने जो झंडा पकड़ा है हम उनसे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया गया है कि उस टाइम जो यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्जरलैंड है उनमें पहले से ही डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वो नेशन स्टेट बन चुके थे। तो नेशन स्टेट्स और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्क क्या है कि मोनार्की में क्या होता है, राजा होता है तो उसके लिए कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, वो जैसे जैसे लड़ाई करके वो लैंड एक्वायर करता जाता है तो उसी के साथ उसकी टेरिटरी बढ़ती जाती है। लेकिन जब एक कोई नेशन स्टेट डेवलप हो जाती है तो उसकी एक बाउंड्री फिक्स हो जाती है। तो आज जैसा देख सकते हैं इंडिया की बाउंड्री फिक्स है, वो ना ही इंक्रीज हो रही ना ही डिक्रीज। तो उसी तरह से उस टाइम इन्होंने क्या बताया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड है जो कि सबसे आगे थे वो पहले से ही नेशन स्टेट बन चुके थे, लेकिन जो बाकी है जैसे जर्मनी, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो बनने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज, तो यहाँ पे फ्रांस को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके ट्राई कलर फ्लैग से, जो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्री जब रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों ने क्या क्या किया, जिसमें उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग भी बनाया था ताकि जब उनकी डेमोक्रेसी फॉर्म हो जाए तो उसको यूज कर पाए। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, तो अब ध्यान से कैसे देख सकते हैं कि जो फ्रांस का ट्राइकलर फ्लैग है वो बस स्टैचू के पास पहुंचा ही है। तो अब जैसा कि देख सकते हैं फ्रांस का ये देखिए झंडा है, ये जस्ट स्टैचू के पास अभी पहुंचा ही है। अब पेंटिंग को ध्यान से एनालाइज कीजिए, सारा कुछ आपको समझ आएगा। ओके, आगे रीड करते हैं। शी इज फॉलोड by people of Germany bearing the black, red and gold flag। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अब कौन आ चुका है, ये जर्मनी, जिसका फ्लैग के कलर में ब्लैक कलर है, रेड कलर है और गोल्डन कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जर्मनी का फ्लैग हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंगली at the time when Soro created this image। तो अब यहाँ पे मजे की एक बात क्या है कि जब ये पेंटिंग बनाई थी ना, जिस टाइम पे फ्रेडरिक सोरो ने पेंटिंग बनाई थी, उस टाइम पे जर्मनी पीपल डज नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड, मतलब जर्मनी एक कंट्री ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी और जर्मनी यूनाइटेड थी ही नहीं उस टाइम। तो तभी इन सब का कुछ कारणों के कारण ही उसकी पेंटिंग को यूटोपियन कहा गया। अब समझ पा रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश करूं। तो आइए आगे रीड करते हैं, अब ध्यान से देखिए। अब आइए आगे रीड करते हैं। The flag they carry in is an expression of liberal hopes in 1848। तो जो सारे लोग फ्लैग कैरी कर रहे थे वो किसकी होप था, वो आजादी की होप था कि हमारे पास हमारे देश का झंडा है, हम लड़के जैसे मर्जी हम आजादी लेंगे ही लेंगे। इन 1848 की बात है क्योंकि उन्होंने 1848 में ही ये पेंटिंग बनाई थी। तो ये सब सच नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, तो हम पेंटिंग को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यूनिफाई द न्यूमरस German speaking principalities into a nation state under democratic constitution। तो वो जो फ्लैग कैरी कर रहे थे उससे एक होप मिली थी कि जो जर्मन स्पीकिंग मतलब जो छोटी छोटी जर्मन डिवाइडेड है, जिसमें लोग जर्मनी ही बोलते हैं लेकिन वो फिर भी डिवाइडेड है अलग अलग छोटे प्रिंसली स्टेट्स में, तो उनको एक यूनाइट करके एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जर्मन के पीछे अब देख सकते हैं पेंटिंग में जर्मनी के पीछे कौन कौन था, एक मिनट, अब ध्यान से देख सकते हैं जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया और अलग अलग आइए सब कंट्रियों के नाम पढ़ते हैं कौन कौन उनके पीछे आ रहे थे। ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पेंटिंग में सब कंट्रीज के आपको झंडे दिखेंगे, तो सब फॉलो कर रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है और सब डेमोक्रेसी पाने के लिए बहुत उत्सुकता है। तो इस पेंटिंग को आप ध्यान से एनालाइज कीजिए। फ्रॉम द हेवंस अबव द क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। तो अब आप देख सकते हैं कैसी इमेज में, अब ये देखिए पूरी इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि इतना जो लोग संघर्ष कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो गॉड भी, इवन गॉड भी जो हेवन से उतर आया है ये दृश्य देखने के लिए, ये जो अपना इतना अमेजिंग सीन है ये देखने के लिए। दे हैव बीन यूज्ड बाय आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग्स द नेशन ऑफ द वर्ल्ड।
तो यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं कि कैसे लोगों में भाईचारा है, कैसे लोगों में फ्रेटर्निटी आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रेटर्निटी का मतलब लोगों में जो आपसी भाईचारा हो, सपोर्ट की भावना हो। तो आप कैसे देख सकते हैं एंजल्स और गॉड भी इतने नायाब दृश्यों को देखने आ चुके हैं। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorrow। तो इस चैप्टर में हम जो सौरव ने इतने सारे अपने आइडिया और अपनी भावनाएं इस पेंटिंग में दर्शाई, हम इन्हीं को कुछ जानेंगे कि कैसे ये आगे सच हुई और कैसे फ्रांस में फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया और फ्रेंच मोनार्की से आजाद होकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन पाया। During the 19th century, nationalism emerged as a force। मतलब 19th century का कौन सा टाइम हो गया, 1800 से लेके 1900 के बीच में जो टाइम हो गया उसको हम कहते हैं 19th century। जैसे अभी 2021 हो गया, तो अब 22nd century स्टार्ट होने वाली है, आप समझ सकते हैं। तो nationalism emerged as, तो इसमें क्या हुआ, इस 19th सेंचुरी के दौरान एक बहुत फोर्स आई, मतलब एक तरह की क्रांति आई जिससे बहुत सारे चेंज हुए, चाहे पॉलिटिकल में हो या मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, या जो यूरोप का साम्राज्य हो उसकी जो चाहे उसको मानसिक स्थिति पे हो या चाहे या राजनीतिक तौर पे हो, बहुत सारे चेंजेस आए ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस, तो इन सब चेंजेस का जो अंत क्या हुआ, was the emergence of nation state in the place of multinational dynastic empire of Europe। तो लास्ट में क्या हुआ कि ये सारी चेंजेस सफल हुए और लास्ट में जो ये मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, मतलब जो महाराजों के ये जब एम्पायर्स थे, जैसे ऑटोमन एम्पायर हो गया, अलग अलग एम्पायर्स हो गए, तो ये सब खत्म हुए और फाइनली नेशन स्टेट्स डेवलप हुई, यानी कंट्रीज इमरजेंस में आई, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई और अलग अलग नेशन स्टेट्स फॉर्म हुई। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। तो इस कंसेप्ट और प्रैक्टिस में क्या हुआ कि जो अब नेशन स्टेट में जो पावर होगी वो सेंटर एक्सरसाइज करेगी और एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होगी, कंट्री की फिक्स होगी, ये नहीं लर्ज करके आगे और टेरिटरी बढ़ा दी, एक फिक्स नेशन स्टेट बनेगी। Had been developing over a long period of time in Europe। तो इसमें हर बहुत देर से बनेगी और एक फिक्स होगी, और आज के समय के जैसे आज की इमरजेंसी उसी समय से हुई है। अगर वो उस टाइम की ये रेवोल्यूशन ना आती पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा रेवोल्यूशन इन इंडिया, अलग अलग जगह रेवोल्यूशन हुई, तो आज जो हम डेमोक्रेसी जी रहे हैं ये सिर्फ इन रेवोल्यूशंस के कारण ही है। वर्ल्ड में अलग अलग जगह रेवोल्यूशन है, आज तभी हमारे पास डेमोक्रेसी है। अगर ये रेवोल्यूशन ना होती तो आज भी शायद हम किसी महाराजा या राजाओं के नीचे ही जी रहे होते और उनकी मनमर्जी ही चलनी थी। तो आइए आगे रीड करते हैं। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या कि एक नेशन स्टेट जो है वो तभी फॉर्म हो सकती है जब मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है, जब जो कंट्री में सिटीजन रह रहे हैं उसका ज्यादातर सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स, मतलब सिर्फ रूलर्स ही नहीं, सारे सिटीजन, एवरी पब्लिक केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सब एक एकता की भावना लाए, एक कॉमन आइडेंटिटी लाए। जैसे आज हमारी कॉमन, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मेरी कॉमन आइडेंटिटी होगी इंडियन, वैसे वो जो कंट्री फॉर्म करने जा रहे हैं वो अपनी सबके अंदर एक देशभक्ति की भावना लाए, एक कॉमन आइडेंटिटी लाए। हाँ, मैं इस कंट्री का हूँ तो मैं इस कंट्री के लिए अपनी जान भी दे दूंगा, तो एक कॉमन आइडेंटिटी लाए और तभी एक अच्छी नेशन स्टेट फॉर्म हो पाएगी। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये जो कॉमननेस है ये सब पहले नहीं थी, तो ये हमें जागरूक करनी पड़ती, तभी हम नेशन स्टेट बना पाते। इट वॉज फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स। तो ये आई कैसे हमारे अंदर कॉमननेस, हमने स्ट्रगल्स किए थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। बड़े बड़े लीडर्स और इवन कॉमन पीपल ने मिलकर बड़े बड़े स्ट्रगल्स किए, एक्शन लिए, तभी जाके हमारे अंदर ये कॉमननेस की भावना आई। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो इस चैप्टर में हम यही डील करेंगे कि किस तरह 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आई और
जो पीपल है उन्होंने स्ट्रगल किया कि नहीं, अब हमने मोनार्कियल फॉर्म से फ्री होना है और हमने एक नेशन स्टेट बनानी ही बनानी है, हमें डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए। तो आइए अब इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का फर्स्ट यूनिट जो है राइज ऑफ है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, या जो पेज नंबर 5 से लेके 7 तक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो वीडियो हमारी ट्यूसडे को आएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस, एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल इन केस यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।